छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा झीरम घाटी में हुआ नक्सली हमला थी एक राजनीतिक और आपराधिक साजिश। हनी ट्रैप के पेन ड्राइव रखने पर फंसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। एसआईटी ने कमलनाथ को भेजा नोटिस, 2 जून को होगी पूछताछ। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। और कोरोना की रफ्तार धीमी होने पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, राज्य अब 1 जून से होगा अनलॉक, सभी को मास्क पहनना होगा जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। रुख कर लेते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को कहा है कि 2013 में झीरम घाटी में हुआ नक्सली हमला एक राजनीतिक व आपराधिक साजिश थी। यह एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। राज्य सरकार इस मामले की जांच कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले की जांच कराना चाहती थी, लेकिन केंद्र नहीं चाहता था कि राज्य सरकार इस मामले की जांच करे। उन्होंने कहा कि 25 मई 2013 को कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुए इस हमले में कई कांग्रेस नेताओं की जानें गई थी और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज पूरे प्रदेश में हर स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें हो रही हैं, जो आज तय करेगी कि 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील कैसे दी जाएगी और धीरे धीरे कैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर कहा है कि कोरोना के आंकड़े अब कम हो रहे हैं। ऐतिहासिक 7 साल पूरे हो रहे हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में ये 7 वर्ष मील के पत्थर के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। मोदी जी करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं। एक नहीं, अनेकों सौगात हैं। एक तरफ उन्होंने विकास को नई गति और दिशा दी है, वहीं दूसरी ओर तो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने धारा 370 को लेकर कहा है कि लोगों को लग रहा था कि ये धारा नहीं हटेगी, लेकिन अब हट चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। कमलनाथ पर भी हमला करते हुए कहा कि उन्हें एक समझदार नेता समझता जाता था, लेकिन उनका बयान बहुत ही गलत था। ये लोग बड़े आश्चर्यचकित तरीके से पूछते थे, पर हमें गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी के प्रयास से धारा 370 हटी। हमारे देश के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से शरणार्थी की तरह ज़िंदगी जीने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें नागरिकता देने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया। तो इसे बड़े ऐतिहासिक काम हुए और अगर विश्व स्तर पर हम देखें तो भारत की साख बड़ी है मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम गौरवान्वित हैं कि 140 करोड़ के देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 वर्ष में न सिर्फ देश के लिए उन्होंने बहुत बहुमूल्य काम किए, बल्कि विश्व स्तर पर भी भारत की साख बढ़ाई। देखिए, कमलनाथ जी मैं समझता था कि बहुत सीजेंड नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, पर इस प्रकार के जो बयान हैं मुझे लगता है जो टूल किट्स हमारे संबित पात्रा जी ने एक्सपोज की थी, वो टूल किट्स के इशारे पर शायद इस प्रकार। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार को फंसते देख कमलनाथ ने कहा था कि मेरे पास थी हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है, और इसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका इशारा था कि इस पेन ड्राइव में बीजेपी नेताओं के वीडियो हैं। वहीं एमपी हनी ट्रैप मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कमलनाथ को नोटिस थमा दिया है। एसआईटी नोटिस जारी कर कमलनाथ से पेन ड्राइव मांगी है और इसके साथ ही एसआईटी इस मामले में कमलनाथ से 2 जून को पूछताछ करने के लिए श्यामला हिल्स स्थित आवास पर भी पहुंचेगी।
एसआईटी ने नोटिस के बाद कमलनाथ की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस अब बचाव की मुद्रा में है। एक तरफ जहां देश भर में घातक कोरोना वायरस का संकट काल जारी है, वहीं कोरोना संकट के दौर में दिवस और जयंतियां भी मनाई जा रही हैं। इस बीच ही आज यानी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस है और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी पत्रकार बंधुओं को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई दी है। पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार मित्रों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हिंदी पत्रकारिता की अत्यंत स्वस्थ और समृद्धशाली परंपरा को आप निरंतर आगे बढ़ाते रहें। तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ऐसे बच्चों से मिलने पहुंचे जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया है। प्रहलाद सिंह पटेल ने उनसे मिलकर सांत्वना दी तथा सरकारी सहायता का भरोसा भी दिलाया। एक दिन पहले मैंने तय किया था कि मगरौन हमारा बड़ा गांव है, लेकिन वहां पर वैक्सीनेशन बहुत कम है और इसलिए मैंने तय किया कि वहां जाकर बैठकर उस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 47 लोगों ने सहमति दी थी, 47 के 47 लोगों ने वो वैक्सीनेशन कराया और मुझे खुशी है कि हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे हटा विधायक उस समय उपस्थित रहे। फिर हमारा जो सेवा प्रकल्प है जरारू धाम, वहाँ पर जाकर सब लोगों ने अपना, जैसा हम लोग सामान्यता करते हैं, एक छोटा सा स्वच्छता अभियान भी चलाया वहाँ। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीते गुरुवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने अंबेडकर अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है, लेकिन इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता और एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं जिसमें नर्स इंजेक्शन पकड़कर खड़ी है और सीएम भूपेश बघेल मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हाथों पर जो इंजेक्शन टिका हुआ है उसकी निडल खुली ही नहीं है। सुई वाले इससे कई तरफ प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है और भूपेश जी का ध्यान नहीं था। आपको प्लास्टिक कवर लगी हुई वैक्सीन लगा दी गई। कल फिर से इंजेक्शन लगवा लीजिए और प्रयास रहे कि वैक्सीन बर्बाद ना हो। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता एक जैसे कैप्शन के साथ फोटो शेयर करने लगे जिसमें लिखा था कि निडिल का कवर खोले बिना ही वैक्सीन लगवाने वाला जादू भूपेश बघेल कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी इस फोटो को फर्जी बता रही है। तो उधर मध्य प्रदेश में एक और बाबू करोड़पति निकला। उसके घर से 2 करोड़ की राशि, नोट गिनने की मशीन, बड़ी मात्रा में सोना चांदी समेत बैंक खाते और जमीन के दस्तावेज मिले हैं। मामला राजधानी भोपाल का है। क्लर्क किशोर मीणा को सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच के 3 अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। चारों पर सिक्योरिटी एजेंसी से रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था। सिक्योरिटी एजेंसी और अन्य लोगों ने एफसीआई के बाबू किशोर मीणा के खिलाफ सीबीआई से शिकायत दर्ज की थी और उसी आधार पर सीबीआई ने शुक्रवार को सिक्योरिटी एजेंसी का 11 लाख रुपए का बिल पास करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते 2 अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और एक संभागीय मैनेजर और क्लर्क मीणा को बाद में गिरफ्तार किया। और इसी बीच रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बलरामपुर में एएनबी न्यूज की खबर का असर हुआ है। एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से खबर को दिखाई थी जिसका असर हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। परिजनों ने राप्ती नदी में फेंक दिया था कोरोना पीड़ित का शव, जिसकी खबर को प्रमुखता से एएनबी न्यूज ने दिखाया था और उस पर असर हुआ है। शव फेंक कर फरार हो गए थे परिजन और अब उसको प्रशासन ने संज्ञान लिया है। यूपी बलरामपुर में एएनबी न्यूज की खबर का यह असर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी। दरअसल जिस तरीके से जो मामला सामने आया था, परिजनों ने राप्ती नदी में एक कोरोना पीड़ित का शव फेंक दिया था और उसके बाद एएनबी न्यूज ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन वहां का जागा और उस पर संज्ञान लिया। तो बलरामपुर में एएनबी न्यूज की खबर का बड़ा असर। तो उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनारा से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गर्भवती महिला से नर्स ने मारपीट की है। कोरोना है कि महिला गर्भवती थी और महिला की डिलीवरी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनारा में भर्ती कराया गया था। पहले महिला को 1.5 घंटे तक किसी ने नहीं देखा, फिर नर्स ने परिजनों से 3000 रुपए रिश्वत के रूप में मांगे और जब नर्स को पैसे दे दिए गए तब जाकर नर्स ने गर्भवती महिला का इलाज शुरू किया। परिजनों का आरोप है कि नर्स ने गर्भवती महिला को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे महिला को दर्द और तेज होने लगा, जिससे महिला चिल्लाने लगी और महिला को चिल्लाता देख नर्स ने मारपीट शुरू कर दी और इस मारपीट से महिला ने दम भी तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गलती छुपाने के लिए नर्स ने महिला को दतिया अस्पताल में रेफर भी कर दिया था और जब परिजनों को सच्चाई का पता लगा तो सभी के होश उड़ गए। क्या क्या हुआ? उन्होंने मारपीट भी करी, जो बात तो है आगे की भी है। अच्छा, मारपीट करी है। हाँ। किसने की है मारपीट? सिस्टर आती हाँ जयंती यादव ने और बेहती भी मैत्रानी आती मैत्रानी। और मतलब डॉक्टर से आपने बात नहीं की कि ऐसा क्यों? नहीं, भगवा था उनसे तो कुछ बड़े अस्पताल में तथी गिर ले जाओ। अच्छा, नियम ने दे भी 2000 रुपए के पैसा भी मांगे थे उनने? दे भी जा तो बाद में पहुंचे तो पैसा तो उन्होंने चले। हाँ। मेरे को कल संज्ञान में आई थी ये बात, मैंने पता लगाया था तो पता लगा था कि उसमें जो बच्चा था वो पेट में ही उसकी मृत्यु हो गई थी और वो अनडेवलप्ड था, उसकी एक आंख नहीं थी, ऊपर ब्रेन का कुछ हिस्सा नहीं था, अनडेवलप्ड था, मतलब स्टिल बर्थ था वो बच्चा। उसके लिए मैंने कल ही जो है एक शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी यदि ऐसी कोई बात आई है तो मैंने कल ही जो है एक शोकॉज नोटिस जारी किया है। बीएमओ को उसकी पूरी इंक्वायरी करने के लिए वो जारी किया है
तीसरा मैंने ये भी किया है कि यदि कोई महिला के पेट में अनडेवलप्ड बच्चा 9 महीने तक बना रहा, उसकी ग्रोथ कब रुक गई, जबकि हम एएनसी क्लिनिक चलाते हैं और यदि वो हमारे ही क्षेत्र का उसका ग्राम का निवास है तो संबंधित एएनएम ने उसकी समय पर एएनसी की देखभाल क्यों नहीं की। तो इंदौर में 2 इलाके सिंधी कॉलोनी और जेल रोड ऐसे हैं जहां के लोगों ने प्रशासन का सिरदर्द बढ़ा दिया है। इन इलाकों में कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं होता दिखा जा रहा है और कलेक्टर के साथ ही पूर्व महापौर ने इन इलाकों का दौरा किया और भविष्य में कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। कलेक्टर ने कहा कि अब अगर यहां किसी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कलेक्टर मनीष सिंह निगम आयुक्त और पूर्व महापौर सिंधी कॉलोनी के दौरे पर निकले थे और उन्होंने देखा कि यहां किसी भी तरह के कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा और कोरोना कर्फ्यू का खुलेआम उल्लंघन भी किया जा रहा है। गलियों में बड़ी संख्या में सब्जी और फल के ठेले लगे हुए हैं और इस पर कलेक्टर भड़क गए और व्यापारियों को समझाइश भी दी। मुझे जानकारी आई थी, कल समझाइश दे के आए थे हम लोग, फिर भी आज 22 लोग वहाँ फिर से नीचे हाट बाजार लगा के बैठ गए थे। उनको पहले अस्थायी जेल भेजा था पर उनको सेंट्रल जेल भेजना जरूरी है। ये हैबिचुअल वायलेटर्स हैं एक्चुअली, ये ऐसे लोग नहीं है कि एक बार समझाने से माने या पहले समझाइश नहीं दी गई हो, कई बार समझाइश दी गई है और इस तरह से अगर ये लोग समझाइश नहीं मानेंगे इतने समझाने के बाद, कल मैं वहाँ पर लगभग 1 घंटे घुमा हूँ उस जेल सिंधी कॉलोनी के क्षेत्र में। मार्केट में भी हम लोग लगभग आधे घंटे रहे। क्षेत्रीय विधायक मैडम, क्षेत्रीय पार्षद जी सभी लोग थे, जनप्रतिनिधिगण भी थे उसमें। अब इतने समझाइश के बावजूद भी अगर नहीं मानेंगे ये लोग तो सेंट्रल जेल ही भेजना इनका सोल्यूशन है, तो सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है उनको। सर एफआईआर भी दर्ज 188 की एफआईआर के साथ 151 लगेगी तो अपने एफआईआर भी दर्ज होगी उसमें। सर क्या थर्ड वेव की संभावनाओं के मद्देनजर अभिभावकों के लिए प्रशासन कोई जल्दी गाइडलाइन जारी करेगा? कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से या कॉलेज का और स्कूल का उसकी गाइडलाइन संबंधित डिपार्टमेंट, जैसे सीबीएसई बनाती है, सीबीएसई के लिए गाइडलाइंस बनाई हुई है। यूनिवर्सिटी के लिए अलग एक अथॉरिटीज़ हैं दिल्ली में, वो बनाती है, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई हुई है कोविड को लेकर के। उसमें क्या संशोधन करेंगे वो आने वाला वक्त उसमें बतलाएगा। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से हत्या की खबर सामने आई है, जहां नीलगंगा थाने के अंतर्गत पशुओं को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद छिड़ गया और विवाद इस कदर बढ़ गया कि पड़ोसी युवक की हत्या करने पर ही आमादा हो गए। आरोपी युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीड़ित युवक की लाठी और डंडों से बेरहमी से पिटाई करते रहे। घटना के बाद पिटाई का वीडियो भी वायरल हो गया तो वहीं इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय गोविंद के रूप में हुई है और वहीं आरोपियों की पहचान लवकुश नगर में रहने वाला भाट, विशाल भाट, सागर भाट और उसके साथियों के रूप में हुई है। पुलिस वीडियो के आधार पर फरार हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। केटीएम शोरूम के वहाँ खड़े थे हम और इनने आके वहाँ मारा खूटी चालू करी और इनने चाकू मारा है उसके ऊपर, तो चाकू मैंने पकड़ा, मतलब एक चाकू मेरे ऊपर मारा तो मैंने हाथ से पकड़ लिया और फिर इस पे जानलेवा हमला करा है। लट पाइप इस पे मतलब लगातार मारे गए। वो किसने हमला करा, कौन कौन लोग? एक आंसू, विशाल, भैयू, सागर, लाला और एक कोई गोलू नाम का लड़का था। क्या कारण नाम नहीं आ रहा, क्यों हुआ इतना विवाद में के बाद मारपीट हुआ? वो कुछ नहीं, मतलब वो हम उनका कोई पशु वशु वो भी घुमाते, उनके भी पशु घूमते हैं और इसके भी पशु घूमते हैं। पुराना कोई विवाद है क्या इनके आपस में? कोई विवाद नहीं पुराना। पशु घुमाने की बात तो कोई विवाद हुआ? पशु घूमते हैं उसके भी और उसके भी। थाना नीलगंगा के अंतर्गत बीते कल 28 मई को लगभग शाम को 6 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास 2 पड़ोसियों में आपस में जो पशु पालते हैं उनमें आपस में विवाद हुआ, मारपीट हुई। उस मारपीट में गोविंद नाम का जो व्यक्ति है वो भी उसको मारपीट में चोटें आई और उसको अस्पताल भेजा गया था। वहाँ से उसको रेफर किया गया था इंदौर। और दोनों पक्षों को आपस में, जो कि दोनों पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, दोनों पशु पालते हैं और उसी पशुओं को लेकर ही आपस में झगड़ा विवाद मारपीट हुई। और जो गोविंद नाम का व्यक्ति जिसको इंदौर रेफर किया गया तो उसकी जानकारी मिली कि उसकी डेथ हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले में एक मामला भी एक पंजीबद्ध हुआ है और इसमें 302 वगैरह भी कायम होगा और जो आरोपी है उनके विरुद्ध में जो 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी के आरोपी गिरफ्तार करने की भी? हाँ, अभी इसमें टीम लगी हुई है और एक मामला पंजीबद्ध हुआ है और दूसरा मामला भी इसमें पंजीबद्ध किया जाएगा।
तो खबर मध्य प्रदेश से है, जहां राजधानी के कोलार इलाके में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला ने 5 साल पहले अपने देवर मोहन मीणा के साथ मिलकर पति रणजीत मीणा की हत्या की और शव को घर में ही दफना दिया। फिर बेटे के साथ मिलकर देवर मोहन मीणा की भी हत्या कर दी और शव को बेटे राज मीणा ने एक परिचित राजेश वाल्मीकि के साथ मिलकर कलियासोत नदी किनारे स्थित अमरनाथ कॉलोनी के पास फेंक दिया था। और पुलिस को शुक्रवार को शव को जानवरों द्वारा छत विछत किए जाने की सूचना मिली थी और इस मामले में पुलिस ने महिला उर्मिला मीणा, राज मीणा और राजेश वाल्मीकि को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो डबल मर्डर का खुलासा हुआ। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। बच्चों को भी उसने यही सिखा के रखा था कि घर वाले कोई भी पूछे तो ये बताओ कि पापा जो है उनसे हमारी फोन पे बात होती रहती है। तो जो मृतक है उसके परिवारजनों ने उसको कभी देखा नहीं था, पर वो इस विश्वास में थे कि शायद वो यहीं पे कहीं पे है और अभी भी जिंदा है। इस तरीके से 5 साल तक इसने ये भ्रम जीवित रखा कि जो बंदा है ये कहीं पे चला गया है और ये लापता है, जबकि इसको मार चुकी थी। और मार के इसने अपने घर के जस्ट बगल में एक और जो बाथरूम जैसा एक पहले सेप्टिक टैंक बना रहे थे वो खुला था, उसके अंदर इसको डाला और इसके देवर जो अभी मर चुका है उसके मदद से उसको इन लोगों ने मिट्टी से भर के उसको वहाँ पे रख दिया। और अभी उसी के ऊपर उसने एक मकान बना लिया है। उसी जो जहाँ पे उसको गाड़ा है उसके ऊपर पत्थर रखे हैं, ऊपर भगवान की मूर्ति है, बगल में उसने बहुत सारे पानी के टैंक जो पानी भर के रखने का सामान होता है जैसे एक ड्रम है और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो कोरोना संक्रमण और कोरोना कर्फ्यू से जूझ रही आम जनता की हालत पहले से ही कमजोर हो चुकी है। अब कर्फ्यू खुला भी नहीं है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों ने एक बार फिर से लोगों को और मुसीबत में डाल दिया है। आलम यह है कि पेट्रोल की कीमतें अब 100 रुपए पार पहुंच गई हैं। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर आग लग गई है। रीवा में पेट्रोल 104 रुपए 25 पैसे और डीजल 95 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि वहीं राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम 102 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 93 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 1 जून से पंजीयन शुरू हो रहा है और सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टाधारी किसान 30 सितंबर तक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन योजना के पोर्टल के माध्यम से कराया जा सकता है और सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। संस्थागत भूधारक, रेगहा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। बता दें कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी व अंतर्विभागीय समन्वय का दायित्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की जिम्मेदारी होगी और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति यह काम करेगी। वही योजना के अंतर्गत हितग्राही के सत्यापन की जिम्मेदारी कृषि विभाग के जिला और मैदानी स्तर के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में शासन के निर्देशानुसार करेंगे, ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सके। खरीफ वर्ष 2021 में किसानों से क्रय किए गए धान एवं अन्य खरीफ फसलों पर 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार आगामी वर्ष में भी खरीफ सीजन। तो उधर मध्य प्रदेश के रीवा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे घटती हुई नजर आ रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा व्यापारियों और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली गई है और जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जिले में संपूर्ण लॉकडाउन के 50% छूट दी जाएगी। बताया गया है कि एक दिन राइट साइड की दुकानें तो दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोलने पर सहमति बन गई है और यह नियम फिलहाल 7 दिनों के लिए लागू होगा। उसी के अनुसार रीवा शहर को, पूरे ग्रामीण अंचल को अनलॉक किया जा रहा है। जो यहाँ लोकल सोशल इशू थे उस हिसाब से यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक संगठन के लोगों से, व्यापारियों से चर्चा करके जो उनकी मांग थी उसको पूर्ण करके अनलॉक किया जा रहा है। सर, क्या सब्जी मंडी हो चाहे शादी विवाह का कार्यक्रम किया, क्या क्या निर्णय लिए गए, कैसे? सब्जी में दोनों पक्षों में है ना, लड़की पक्ष लड़का पक्ष दोनों को मिला के 20 लोग रहेंगे। उसको थाने में सूचना देनी पड़ेगी कौन हमारे 10-10 लोग रहेंगे, उसके अनुसार से उनको अनुमति मिल जाएगी। इसी तरह 13वीं में 10 लोग रहेंगे, संस्कार में 10 लोग रहेंगे।
मध्य प्रदेश के भोपाल सहित समूचे प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए शासन के प्रयास रंग ला रहे हैं और इसी का नतीजा है कि कोरोना संक्रमण दर भी अब लगातार घट रही है। वहीं भोपाल में कई दुकानें खुली हुई दिखाई दी और कई जगह दुकानें बंद रहीं। बता दें कि राज्य सरकार राज्य को जल्द अनलॉक कर सकती है। वहीं सीएम शिवराज का कहना है कि कोरोना के केस काफी हद तक कम हुए हैं और जिसके चलते जनता को छूट दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2437 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण की वजह से आज 64 लोगों की मौत हो गई है। रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा 13 मरीजों की मौत हुई है और सूरजपुर जिले में सबसे ज्यादा 232 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 61 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 5941 ने कोरोना में मरीजों का मात दी है और एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 42,914 हो गई है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में प्रदेश भर में कोरोना के 1640 नए संक्रमित मिले हैं और इसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77,000 हो गई है और वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 7,959 पर पहुंच गई है। आर्थिक राजधानी इंदौर में बीते 24 घंटों के दौरान 504 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इसके बाद शहर में संक्रमितों की संख्या 14,08,952 हो गई है, जबकि यहां संक्रमण का शिकार होकर अब तक 1,335 लोग जान गंवा चुके हैं। इंदौर में 1,42,410 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और अभी कुल 5,207 एक्टिव केस हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए अब बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।